एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्विन ब्रोस चैनल। एंड आज से हम शुरू करेंगे रैपिड रिवीजन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हम ट्राई करेंगे कि हम सारे चैप्टर्स 30 टू 40 मिनट्स में कवर कर लें, ताकि आपको एग्जाम से पहले रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, दैट इज वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। वेरिएशंस का क्या मतलब होता है? डिफरेंसेस। तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में डिफरेंसेस होते हैं जब हम एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से कंपेयर करते हैं। मतलब इंटेलिजेंस लेवल में डिफरेंस हो सकते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स में डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो ये मेजर फंडा है चैप्टर का। तो इसी से रिलेटेड जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमंस। तो हम बात करते हैं कि कैसे इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। अब ये जो हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं होती, ये हम साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात कर रहे हैं कि कैसे इंडिविजुअल्स वेरी करते हैं साइकोलॉजिकल डोमेन्स में भी। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम ये चीज कह सकते हैं कि अच्छा, किसी के कर्ली बाल है, किसी के स्ट्रेट बाल है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, तो ये फिजिकल डिफरेंसेस हो गए। बट साइकोलॉजिकल डोमेन में अगर हम बात करते हैं, तो जैसे पर्सनालिटी की बात करते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड होते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड होते हैं। तो यहाँ पे हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिखते हैं कि कोई भी दो इंसान सेम नहीं हो सकते, कहीं ना कुछ तो उनके अंदर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि द डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस अमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियरल पैटर्न्स इज नोन एज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एग्जाम्स में बहुत बारी पूछा जाता है, तो इस डेफिनेशन को एज इट इज याद करने की ट्राई करना। उसके बाद हम एक रिलेटेड टॉपिक में आ जाते हैं, दैट इज सिचुएशनिज्म। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सिचुएशनिज्म क्या कहता है कि जो हमारे सिचुएशंस है, जो हमारे सर्कमस्टांसेस है, या फिर जो इन्वायरमेंट है, वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अग्रेसिव हो, लाइक बाय पर्सनालिटी आपको जो पर्सनालिटी है वो बहुत अग्रेसिव पर्सनालिटी है। बट जब आपने लेट्स से आपने स्कूल में बंक मारी है और आपको पकड़ लिया एंड आपको प्रिंसिपल ने बुला लिया, तो क्या आप अपना अग्रेशन प्रिंसिपल के सामने दिखाओगे? नहीं दिखा पाओगे। तो ऑल्दो आप इंटरनली बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव इंसान हो, एंड मे बी नॉर्मली भी कि आप अपने दोस्तों के साथ या फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ भी बहुत अग्रेसिवली बात करते हो, बट प्रिंसिपल के सामने आप अग्रेसिवली बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी सिचुएशन वो डिमांड करती है। अगर आपने अपने प्रिंसिपल के सामने अग्रेसिवली बात कर दी, तो मे बी आपको स्कूल से सस्पेंड ही कर दे। सो दैट इज सिचुएशनिज्म। सिचुएशनिज्म का ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, द व्यू दैट सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस इन्फ्लुएंस बिहेवियर मोर देन पर्सनल ट्रेट्स। तो पर्सनल ट्रेट्स की वही बात आ गई कि मैं पर्सनली, मतलब मेरी पर्सनालिटी ट्रेट तो बहुत अग्रेशन वाली है, बहुत अग्रेसिव है, बट क्योंकि मेरी सिचुएशन ये डिमांड कर रही है कि मैं अपने अग्रेशन को कंट्रोल कर लूं, तो मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो आउटवे कर जाते हैं हमारे इंटरनल पर्सनालिटी को। मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो ज्यादा डोमिनेट कर जाते हैं, जिससे हमारी जो इंटरनल या फिर हमारे खुद के जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं वो थोड़े मतलब सबमिसिव हो जाते हैं, उसके सामने झुक जाते हैं। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिचुएशनिज्म। ये बहुत ही इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्कर से इससे काफी बारी 2 मार्कर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। Then coming to one of the major topics of the chapter, which is assessment of psychological attributes. तो असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट का मेजरली मतलब होता है मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो ये सबसे फर्स्ट स्टेप है जो हम यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड कोई भी एट्रीब्यूट को। एट्रीब्यूट्स की हम बात करेंगे कि कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, बट सबसे पहली चीज, अगर हमें कोई भी चीज समझनी है, इसमें हम क्या करेंगे? असेसमेंट करेंगे। जैसे अगर टीचर को ये जानना है कि आपका साइकोलॉजी में, मतलब आप साइकोलॉजी में कितने अच्छे हो, तो आपका एक टेस्ट ले लेती है, जिनसे उनको पता चल जाता है कि अच्छा, ये बच्चा अच्छा है साइकोलॉजी में, या बुरा है, या एवरेज है। दैट इज असेसमेंट। असेसमेंट के 2 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 2 मेजर एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। मेजरमेंट और इवेल्युएशन में क्या फर्क है? तो मेजरमेंट, जैसे मैंने बोला कि टीचर ने आपका टेस्ट ले लिया, लेट्स से यू एंडेड अप गेटिंग 18 आउट ऑफ 20। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है ना, ये आपकी मेजरमेंट है कि आपके 18 नंबर आए 20 में से। बट इसका मतलब क्या है? इस 18 नंबर का मतलब क्या है? इस 18 नंबर से टीचर समझ क्या रही है, वो इवैल्यूएशन होएगा।
कि टीचर ने ये समझ लिया कि अच्छा ये बच्चा तो अच्छा है साइकोलॉजी में, द पर्सन इज गुड इन साइकोलॉजी, दैट इज इवैल्यूएशन। जो जजमेंट हम फॉर्म करते हैं आफ्टर द स्कोर, आफ्टर द मेजरमेंट, वो इवैल्यूएशन होता है। तो ये दोनों चीजें हम यूज करते हैं व्हाइल वी आर असेसिंग एनी एट्रीब्यूट। तो असेसमेंट दो टाइप की हो सकती है, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड होती है, वेयर एज इनफॉर्मल असेसमेंट सब्जेक्टिव होती है। अब इसका क्या मतलब है, जो साइकोलॉजिस्ट होंगे या थेरेपिस्ट होंगे या फिर कोई भी काउंसलर होएगा, वो फॉर्मल असेसमेंट करेगा। फॉर्मल असेसमेंट में हम तीन चीजें ध्यान रखते हैं कि वो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है कि हमारी कोई पर्सनल बायसेस उसमें नहीं आ रही है। स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, मतलब एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड भी होनी चाहिए। तो अगर ये तीन चीजें हैं तो हम कह सकते हैं हमारी असेसमेंट फॉर्मल है। बट अगर हम अपने खुद के सब्जेक्टिव बायसेस ला रहे हैं तो वो इनफॉर्मल बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो हम डे टू डे लाइफ में असेसमेंट्स पास करते हैं या फिर इवैल्यूएशन करते हैं, हम किसी को देख के कह देते हैं अरे यार ये तो मुझे नहीं लगता है लड़की अच्छी होएगी, इसमें तो बहुत ज्यादा घमंड होएगा, इसमें तो ये होएगा वो होएगा, दैट इज इनफॉर्मल असेसमेंट। अगर हम फॉर्मल असेसमेंट करेंगे और उसके बाद हमें पता चलेगा कि ठीक है इस लड़की में बहुत ज्यादा सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स है और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जो हम टेस्ट के थ्रू करेंगे, फिर उसका इंटरव्यू लेंगे, फिर हम ये करेंगे, तो वो फॉर्मल असेसमेंट हो जाता है। बट जो हम खुद के पर्सनल बायसेस के बेसिस पे एक ओपिनियन दे देते हैं, दैट इज आपका इनफॉर्मल असेसमेंट। ठीक है, ये दो टाइप्स होते हैं असेसमेंट के। उसके बाद हम आ जाते हैं डोमेन्स ऑफ एट्रीब्यूट्स में। तो बहुत सारे डोमेन्स है, बहुत सारे वेराइटी ऑफ एट्रीब्यूट्स हमें दिख जाएंगे, एंड इस चैप्टर में वील बी फोकसिंग ऑन 5 प्राइमरी डोमेन्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। पहला जो है दैट इज इंटेलिजेंस, जिसपे ये पूरा चैप्टर हम कह सकते हैं डिपेंडेंट है। तो इंटेलिजेंस क्या होता है? एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि इंटेलिजेंस डज नॉट इक्वल टू मार्क्स। कि अगर आपके मार्क्स ऐसे आपके 100% आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हो, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। इंटेलिजेंस इज वे मोर देन दैट। इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाता है, इंटेलिजेंस में इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाती है कि आप इमोशनली कितने केपेबल हो। तो सिर्फ मार्क्स से हम इंटेलिजेंस को नहीं समझेंगे। तो यहाँ पे भी जो डेफिनेशन है दैट इज द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड थिंक रैशनली। ऑल्दो ये जो डेफिनेशन है, इस मतलब आगे जाके हम देखेंगे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी है, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कि वो हमारी ग्लोबल कैपेसिटी है, कि एक बहुत होलिस्टिक चीज है जिससे हम पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं एंड रैशनली समझने की कोशिश करते हैं। रैशनली का क्या मतलब होता है? बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं, मतलब बहुत ही एक सेंसफुल वे में हमारी थिंकिंग है। हम ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब इधर उधर से चीजें जोड़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, हम बहुत लॉजिकल, बहुत सेंसफुल वे में समझ रहे हैं कि अच्छा इसका ये मतलब है और इसका ये मतलब नहीं है। सो दैट इज इंटेलिजेंस। उसके बाद आ जाते हैं हम एप्टीट्यूड पे। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड इज योर अंडरलाइनिंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्पेसिफिक स्किल्स। तो कहते हैं ना कि कुछ लोगों में खूबियां, ऐसी एक एबिलिटी होती है कि वो इस चीज में अच्छे ही होते हैं, मतलब बचपन से वो अच्छे होते हैं। कुछ लोगों में ऐसे होते हैं कि वो बचपन से गाना गाने में बहुत अच्छे होते हैं। मे बी उन्होंने कोई सिंगिंग क्लासेस में एनरोल भी ना करा है, बट उनके वोकल कॉर्ड्स इतने अच्छे हैं कि वो बचपन से अच्छा गाना गा रहे हैं। दैट इज एप्टीट्यूड। जो आपका पोटेंशियल होता है, अंडरलाइनिंग पोटेंशियल होता है फॉर एक्वायरिंग स्पेसिफिक स्किल्स, सो वो एप्टीट्यूड होता है। देन हम तीसरे डोमेन पे आ जाते हैं, दैट इज इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट का मतलब होता है जिस चीज में हमें मजा आ रहा है करने को। लेट्स से आपको स्पोर्ट्स खेलने में मजा आता है, लेट्स से आपको डांस करने में मजा आता है, तो दैट इज इंटरेस्ट। इट इज द प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग इन स्पेसिफिक एक्टिविटीज। तो इंटरेस्ट बहुत चीजों में हो सकता है, डांस में, म्यूजिक में, स्पोर्ट्स में, सब चीजों में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। बट यहाँ पे प्री रेक्विजिट यही है कि आपको मजा आना चाहिए वो चीज करने में। ठीक है, उसके बाद हम फोर्थ डोमेन में आ जाते हैं, दैट इज पर्सनालिटी। इसके बेस पे हमारे पास पूरा सेकंड यूनिट है जिसमें हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो पर्सनालिटी का क्या मतलब होता है? पर्सनालिटी इज द रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक वन डिस्टिंक्ट। ये कुछ ऐसे ट्रेट्स, ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाते हैं। जैसे एक इंसान बहुत अग्रेसिव है पर दूसरा बहुत सबमिसिव है, मतलब कुछ बोलता ही नहीं है। एक इंट्रोवर्टेड है, दूसरा बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड है, तो दैट इज पर्सनालिटी। फिर लास्टली हमारे पास वैल्यूज है। वैल्यूज का क्या मतलब होता है? दीज आर एंड्योरिंग बिलीव्स अबाउट आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर। तो हम कह सकते हैं वैल्यूज ऐसी चीजें होती है जो हमारे माइंडसेट से रिलेटेड है, कि अच्छा ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, तो वो वैल्यूज आ जाती है। जैसे हम कह सकते हैं बहुत सारी रिलीजियस वैल्यूज होती है, बहुत सारी रिलीजन्स में हम देखते हैं कि कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती है जो मतलब इंडोर्स करी जाती है कि हमें ऐसे एक्ट करना चाहिए, ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए। सो वो वैल्यूज हो जाती है।
सो दीज आर द 5 डोमेन्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। उसके बाद हम चले जाते हैं असेसमेंट मेथड्स पे। असेसमेंट मेथड्स का क्या मतलब होता है कि कैसे हमने असेसमेंट तो बोल दिया कि असेसमेंट फर्स्ट स्टेप होता है, हम उसमें मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन करते हैं, बट वो करते कैसे, वो मेजरमेंट होती कैसे, वो मेजरमेंट होती है थ्रू दीज मेथड्स। हाँ, 5 मेथड्स है एंड सबसे पहला मेथड जो है दैट इज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब कोई सब्जेक्टिविटी आपकी इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे आप अपने बायसेस नहीं ला सकते, दिस इज वेरी ऑब्जेक्टिव। स्टैंडर्डाइज होता है, मतलब एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है जो हम फॉलो कर रहे हैं, हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम एक असेसमेंट कर रहे हैं, हम इवैल्यूएशन करते हैं। जैसे हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट, सेल्फ रिपोर्ट में सेल्फ रिपोर्ट मेजर तो अलग हो जाता है सारी, जैसे आपके इंक ब्लॉट टेस्ट हो गए, एमएमपीआई हो गया, एससीएटी हो गए, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजर होते हैं कि अच्छा उनके एक मैनुअल दे रखी होती है जिसके हिसाब से हम स्कोरिंग करते हैं, जिसके हिसाब से हम इंटरप्रेट करते हैं। एंड यहाँ पे कोई सब्जेक्टिविटी का कोई लेना देना ही नहीं होता, बिकॉज दिस इज वेरी न्यूमेरिकल ओरिएंटेड, कि आपके जो स्कोर्स होंगे उससे हम कोरिलेट करके देखते हैं कि आपका कौन सा डोमेन टिक हो रहा है, कौन सा डोमेन टिक नहीं हो रहा। सो दैट इज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटरव्यूज पे। इंटरव्यूज क्या होता है, इंटरव्यू इज अ वे ऑफ सीकिंग इन्फॉर्मेशन ऑन वन टू वन बेसिस। कि जैसे काउंसलिंग सेशंस होते हैं, वो इंटरव्यू क्या कैटेगरी में डाल सकते हो कि आप थेरेपिस्ट हो और आपका क्लाइंट बैठे है ना, उससे इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हो, आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि उसको कैसा फील हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। सो दैट इज इंटरव्यू। देन थर्ड आ जाता है केस स्टडी। केस स्टडी इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल हिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट। तो केस स्टडी एक इन डेप्थ स्टडी होती है जिसमें हम सारी चीजें इनकाउंटर कर, मतलब सारी चीजें अकाउंट में लेते हैं, डेट मेडिकल हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, फैमिली बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, सारी चीजें हमें साथ में लेनी पड़ती है and उसके बेसिस पे हम एक जजमेंट बनाते हैं कि अच्छा इस इंसान को क्या हुआ है। केस स्टडी बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होती है, केस स्टडी करने में लोगों को सालों साल लग जाते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग मेथड। एंड केस स्टडी के अंदर ही हम देखेंगे कि हम और भी मेथड्स एम्प्लॉय कर सकते हैं। केस स्टडीज में इंटरव्यूज भी होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी होती है, ऑब्जर्वेशन भी होती है। तो ये एक वास्ट मेथड है जिसके अंदर और भी छोटे छोटे मेथड्स हम देखेंगे प्रेजेंट होते हैं। फिर हम आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ नेचुरल बिहेवियर इन रियल टाइम। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग है, ऐसे नहीं है कि हम बस अपनी बालकनी में बैठ के नीचे से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, दैट इज नॉट ऑब्जर्वेशन। वो अलग टाइप की चीज होती है, वहां पे हम अपने बायसेस ले आते, सब कुछ ले आते। बट जो साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर या थेरेपिस्ट ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग मेथड। कि वो एक प्रॉपर एक बुक रखेंगे, उसमें चीजें नोट डाउन करेंगे, दे विल टैली मार्क्स यूज करे कुछ चीजें को डिनोट करने के लिए, कुछ चीजों को समझने के लिए पिक्टोरियल डिपिक्शन दिखा दे। तो बहुत ही सिस्टमैटिक भी होता है ऑफ कलेक्टिंग डेटा एंड रियल टाइम डेटा होता है। बहुत ही नेचुरलिस्टिक सेटिंग्स में हम देखते हैं कि ग्राउंड पे जाके आपने ऑब्जर्वेशन कर ली, स्कूल के क्लासरूम में बैठ के आपने ऑब्जर्वेशन कर ली। तो आप ऑब्जर्व करते साइंटिफिक वे में चीजों को समझने की कोशिश करते हो। एंड यहाँ पे एक वो चीज होती है कि आपको ट्राई करना है कि आपके पर्सनल बायसेस बीच में ना आ जाए। देन लास्टली हमारे पास सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स होते हैं। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स क्या होता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द इंडिविजुअल। तो यहाँ पे मतलब थेरेपिस्ट कुछ नहीं पूछ रहा है आपसे, काउंसलर नहीं पूछेगा अच्छा ये बताओ ये बताओ। यहाँ पे मेनली आपको एक क्वेश्चनर दिया जाता है जहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि ठीक है, वहाँ पे कोई स्टेटमेंट्स होगी, आपको बताना होता है कि डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, डू यू नॉट अग्री विद दिस स्टेटमेंट, आपके हिसाब से आपका पर्सपेक्टिव क्या है, ये सारी चीजें। तो आप खुद अपने बारे में बता रहे हो, कोई आपसे सीख नहीं कर रहा, कोई आपसे फेस टू फेस क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा, आप खुद अपनी इमोशंस को रिपोर्ट कर रहे हो। जैसे आप पर्सनल डायरीज अगर मेंटेन करती हो, जर्नल करती हो, तो वो भी एक सेल्फ रिपोर्ट मेजर में ही आ जाता है। ठीक है, आई होप अभी तक सब कुछ क्लियर है। एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो सो प्लीज प्लीज लाइक कर दो इस वीडियो को, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, डू ऑल दोस थिंग्स ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियोस पहुंचे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द मेजर चंक ऑफ द सिलेबस ऑफ द चैप्टर, दैट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की डेफिनेशंस एंड थ्योरीज। तो इंटेलिजेंस को बहुत सारे लोगों ने डिफाइन करा है, अलग अलग तरीके से डिफाइन करा है। सबसे पहले जो हम डेफिनेशन देखते हैं वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंटेलिजेंस को डिफाइन करती है एज द पावर ऑफ लक। दिस इज द एक्रोनिम, इससे आप याद कर सकते हो। परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। परसीविंग का क्या मतलब होता है, कैसे हम मीनिंग मेक करते हैं, कैसे हम मीनिंग बनाते हैं अपनी चीजों का। लर्निंग का कैसे उसको याद करते हैं, अंडरस्टैंडिंग का कैसे समझते हैं, नोइंग कैसे हमें पता चलती है वो चीजें।
तो इंटेलिजेंस एज पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इज द पावर ऑफ प्लक, परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। बिने, अल्फ्रेड बिने वन ऑफ द मेजर साइकोलॉजिस्ट जो इनकी हम बात करेंगे, तो अल्फ्रेड बिने ने कैसे डिफाइन करा इंटेलिजेंस को? अबिलिटी टू जर, ये इसका एक्रोनिम हो सकता है, जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल, कि हम सही जजमेंट दे रहे हैं, सही तरीके से समझ रहे हैं और सही तरीके से रीजनिंग दे रहे हैं, मतलब हम रैशनल है। तो उसका मतलब ये है, अल्फ्रेड बिने ने ऐसे डिफाइन करा इंटेलिजेंस को। देन सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो है वेशलर की। वेशलर ने इंटेलिजेंस को डिफाइन करा एज द ग्लोबल कैपेसिटी टू थिंक रैशनली, act purposefully and deal effectively with the environment. Think rationally जो हमने पहले पढ़ा था कि humans are rational beings, हम logically चीजें को समझने की कोशिश करते हैं। Act purposefully कि हम फालतू में कोई चीजें नहीं कर रहे, हम यार दिमाग में कुछ पर्पस है, कुछ एम है और उसको अटेन करने के लिए हम ऐसे एक्ट कर रहे हैं। एंड देन डील इफेक्टिवली विद द इन्वायरमेंट, कि जो हमारी इन्वायरमेंटल सिचुएशंस है, इन्वायरमेंटल डिमांड्स है, उसके साथ हम इफेक्टिवली डील कर रहे हैं और हमें पता है कि इस सिचुएशन में हमें ऐसे एक्ट करना है और ऐसे नहीं करना। सो दैट इज डीलिंग इफेक्टिवली विद द इन्वायरमेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, मेक श्योर कि आप बैचलर की डेफिनेशन तो लिख के आ ही रहे हो। अगर बाकी दो नहीं लिख पा रहे तो मेक श्योर कि बैचलर की लिख रहे हो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको चाहिए हमारे सबसे शानदार प्रीमियम नोट्स हर एक मेजर सब्जेक्ट के, या फिर आपको चाहिए फंसना पक्का है सीरीज के पीडीएफ जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सारे पीवाईक्यूज है, एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में निचोड़ दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। प्रीमियम नोट्स हो चाहे फंसना पक्का हो, एप्लीकेशन वेबसाइट से आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं। सबसे प्रीमियम, सबसे बेस्ट है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द थ्योरीज। थ्योरी से पहले दो अप्रोचेस होती है इंटेलिजेंस की, ठीक है। देयर आर टू अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस, जस्ट अ सेकेंड। देयर आर टू अप्रोचेस, पहली होती है साइकोमेट्रिक एंड दूसरी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जो हम आगे बात करेंगे। ये दो मेजर अप्रोचेस है, उसके अंदर हम देखेंगे बहुत सारी थ्योरीज होती है। तो साइकोमेट्रिक अप्रोच का क्या मेजर जिस्ट है? साइकोमेट्रिक अप्रोचेस में हम बात करते हैं कि इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर क्या है, कि इंटेलिजेंस मतलब अगर हम बात करेंगे इंटेलिजेंस की, इसमें हम मेजरली फोकस करते हैं कि एक इंसान जो इंटेलिजेंट है उसको मतलब हम क्या कह सकते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे वो इंटेलिजेंट बनता है। तो हम ये क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट मेक्स अ पर्सन इंटेलिजेंट। तो आप इसका एक एग्जांपल ले लो कि यहाँ पे बहुत सारे चेक बॉक्सेस है, ठीक है। ये चेक बॉक्सेस जो है कैरेक्टरिस्टिक्स से नोट करते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक इंटेलिजेंट पर्सन में होने चाहिए। तो अगर आपने सारे चेक बॉक्स टिक कर लिए, इसका मतलब आप इंटेलिजेंट हो। अगर आपने सारे चेक बॉक्सेस टिक नहीं करे, इसका मतलब आप इंटेलिजेंट नहीं हो। दैट इज साइकोमेट्रिक अप्रोच, कि कुछ कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर है मतलब आप इंटेलिजेंट हो, बट अगर आप ये चेक बॉक्सेस टिक नहीं कर पा रहे तो मतलब आप इंटेलिजेंट नहीं है। दैट इज साइकोमेट्रिक अप्रोचेस, जिसमें हम फोकस करते हैं ऑन व्हाट मेक्स अ पर्सन इंटेलिजेंस। बट जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच होती है ना, दिस इज डिफरेंट। यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि हाउ एन इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट्स। तो यहाँ पे हम थोड़े बिहेवियर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि अगर कोई इंसान इंटेलिजेंट है तो उसकी क्या क्या बिहेवियरल ट्रेट्स हमें दिखेंगे आउटवर्डली, क्या क्या मतलब कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, कैसे वो रीजनिंग में इन्वॉल्व होएगा। तो वो ज्यादा बिहेवियर ओरिएंटेड है। साइकोमेट्रिक थोड़ा हम कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल है, कि अगर आपने ये चीजें चेक कर दी तो आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन साइकोमेट्रिक एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। अब साइकोमेट्रिक के अंदर बहुत सारी थ्योरीज है। जो सबसे पहली थ्योरी है दैट इज यूनिफैक्टर और वन फैक्टर थ्योरी, जो अल्फ्रेड बिने ने दी थी। अब अल्फ्रेड बिने फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने काम करा था इंटेलिजेंस के ऊपर। तो इनका मानना तो ये था कि भाई मतलब आपके अंदर एक मतलब कुछ सिंगल सेट ऑफ एबिलिटीज या ट्रेट्स होते हैं, एंड अगर वो आपके अंदर प्रेजेंट है तो आप इंटेलिजेंट हो। तो उन्होंने बहुत सारी लेट्स से सिंगल सेट ऑफ ट्रेट्स दी थी, ये पूरी इसके अंदर बहुत सारी ट्रेट्स है, तो ये सिंगल सेट ऑफ एबिलिटीज है। अगर आपके अंदर ये सारी ट्रेट्स प्रेजेंट है तो हम आप इंटेलिजेंट हो, अगर नहीं प्रेजेंट तो आप इंटेलिजेंट नहीं हो। तो उन्होंने एक सिंगल सेट ऑफ एबिलिटीज के बेसिस पे इसका मतलब बाइफरकेशन कर दिया था। उसके बाद इसी आइडिया पे, सिंगल सेट ऑफ एबिलिटीज के आइडियाज पे हम देखेंगे बिल्डअप करते हैं चार्ल्स पियर्समैन। चार्ल्स पियर्समैन कहते हैं कि नहीं भाई, जो बिने कह रहा है ना कि सिर्फ एक ही सेट ऑफ एबिलिटीज है, वो गलत है। दो सेट ऑफ एबिलिटीज होती है, एक नहीं होती। तो इन्होंने बात करी थी दो सेट ऑफ एबिलिटीज की, दैट इज जी फैक्टर एंड दी एस फैक्टर। अब ये जो जनरल फैक्टर जो है ना, इसके बारे में ही बिने बात कर रहे थे।
तो जनरल फैक्टर को तो उन्होंने लिया कंसिडरेशन में चार्ल्स पीसमैन ने, बट उन्होंने एक और फैक्टर ऐड कर दिया, दैट इज स्पेसिफिक फैक्टर। तो जनरल फैक्टर क्या होता है? जनरल फैक्टर वो फैक्टर है जो हर किसी में प्रेजेंट होएगा, बट स्पेसिफिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो यूनिक होते हैं टू एन इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल कि ये क्रिकेट टीम है, ठीक है, ये क्रिकेट टीम है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, 11 प्लेयर्स, जितने भी प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट टीम में, ये सारे प्लेयर्स हैं। अब इन सारे प्लेयर्स की कुछ ना कुछ, ये सारे अच्छे गुड क्रिकेटर्स हैं, तभी ये इंडिया की टीम के लिए सिलेक्ट हुए हैं, तो ये इनका जनरल फैक्टर हो गया कि दे आर गुड क्रिकेटर्स। बट इनके स्पेसिफिक फैक्टर्स क्या हो जाएंगे कि विराट कोहली तो अच्छा बैट्समैन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बुमराह की कि वो तो अच्छा बॉलर है। फिर हम बात करेंगे हार्दिक पांड्या की, अरे वो तो अच्छा ऑलराउंडर है। तो ये सारे उनकी स्पेसिफिक एबिलिटीज हो जाएगी कि एक जो जनरल एबिलिटी है पूरी इंडियन क्रिकेट टीम की, वो क्या है कि वो बहुत अच्छे क्रिकेटर है। बट स्पेसिफिक एबिलिटीज क्या होगी कि विराट कोहली तो सबसे बढ़िया बैट्समैन है, बुमराह तो सबसे बढ़िया बॉलर है, हार्दिक पांड्या सबसे बढ़िया ऑलराउंडर है। सो दैट इज द स्पेसिफिक एबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे, दैट इज द प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी, जो लुइस थर्स्टन ने दी थी। अब अल्फ्रेड बिने ने बात करी एक एबिलिटी की, चार्ल्स पीसमैन ने बात करी 2 एबिलिटी की, लुइस थर्स्टन बात करते हैं 7 एबिलिटीज की। वो कहते हैं कि हमारे अंदर 7 इंडिपेंडेंट एबिलिटीज है, और अगर ये एबिलिटीज किसी के अंदर प्रेजेंट है तो वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो ये एबिलिटीज कौन सी है? वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी, परसेप्चुअल स्पीड, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी एंड इंडक्टिव रीजनिंग। अब इन सब का मतलब क्या होता है? वर्बल कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कैसे हम ग्रास्प कर रहे हैं मीनिंग ऑफ वर्ड्स। जैसे आपको कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में, कॉम्प्रिहेंशन हिंदी में, कॉम्प्रिहेंशन जो भी आते हैं, उसका मेन मोटिव क्या होता है कि आप कैसे उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश कर रहे हो, कि आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ आ भी रहा है, नहीं आ रहा। दैट इज वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। उसका न्यूमेरिकल एबिलिटीज क्या होता है? आप कितना अच्छा मैथ्स कर सकते हो मेजरली। फिर स्पेशल एबिलिटी क्या होता है? स्पेशल रिलेशंस क्या होता है कि कैसे आप विजुअलाइज कर सकते हो चीजों को अपने दिमाग में, दैट इज स्पेशल एबिलिटी। परसेप्चुअल स्पीड क्या होता है? आप कितनी जल्दी मतलब चीजों को परसीव कर सकते हो, समझ सकते हो। वर्ड फ्लुएंसी, आप कितनी फ्लुएंटली बोलते हो, आपकी लैंग्वेज कितनी फ्लुएंट, कितनी फ्लेक्सिबल, कितनी ब्रॉड है, दैट इज वर्ड फ्लुएंसी। मेमोरी की कितना मतलब कितना एक्यूरेटली आप रिकॉल और रिटेन कर पाते हो इन्फॉर्मेशन को। एंड इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है कि अगर आपको कुछ जनरल चीजें दे रखती है तो आप उससे कैसे रूल्स को डिराइव कर सकते हो, या फिर कैसे मतलब कुछ आपको फैक्ट्स दे रखे हैं, उससे आप कैसे उसके कंक्लूजन बना सकते हो, दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद हम आ जाते हैं हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस पे, जिसको हम लेवल 1 लेवल 2 प्रोसेसिंग भी कहते हैं, एंड दैट वाज गिवन बाय आर्थर जेनसन। तो आर्थर जेनसन ने बात करी थी 2 लेवल्स की, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 इज एसोसिएटिव लर्निंग एंड लेवल 2 इज कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। अब इन दोनों का क्या मतलब है? लेवल 1 का मतलब मेजरली है रट्टाफिकेशन, कि जब हमें पता है कि कोई सब्जेक्ट हमें समझ नहीं आता तो हम उसको रट्टा मार के चल जाते हैं, हम कुछ समझने की कोशिश नहीं करते। तो यहाँ पे जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, कि यू जस्ट मेमोराइज इट एंड आप उसको पेपर पे जाके सेम टू सेम लिख के आ जाते हो, आपकी खुद की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसको लेके। बहुत लोग हिस्ट्री पॉल साइंस में करते हैं कि बस रट के चले जाते हैं पूरी बुक को और वैसे ही सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड लिख के आ जाते हैं। दैट इज एसोसिएटिव लर्निंग या फिर रोट मेमोरी, रट्टा मारना। लेवल 2 क्या होता है? लेवल 2 इज कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, कि आपके सामने ये टेक्स्ट प्रेजेंट है, आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। जैसे साइकोलॉजी में रट्टा मारने का जैसा कुछ होता नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना, तो आप उसको खुद एक्सप्लेन करके लिख के आ सकते हो, एग्जाम्पल्स के थ्रू, कुछ भी मतलब बना छना के आप लिख के आ सकते हो। दैट इज कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, कि आपने जो कंटेंट था उसको अच्छी तरीके से समझा एंड अपने वर्ड में उसको आप लिख के आ रहे हो। आप एग्जाम्पल साइट कर रहे हो, आप अपने पर्सनल एग्जाम्पल साइट कर रहे हो, आप देख रहे हो कि कैसे वो चीज आपकी पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट करती है, इम्पैक्ट करती है। दैट इज हायर ऑर्डर स्किल्स या फिर कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, ठीक है। द साइंस के पेपर में 10th में मुझे याद है एक सेक्शन होता था हॉट्स वाला सेक्शन, जहाँ पे बहुत ही हायर लेवल थिंकिंग क्वेश्चंस आते थे। तो उसमें हम कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस या फिर जो सेकंड लेवल होता है वो यूज करते हैं। ओके, देन लास्टली हमारे पास यहाँ पे है स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलेक्ट मॉडल। स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलेक्ट मॉडल हमें जेपी गिलफर्ड ने दिया था, एंड इन्होंने 3 चीजों की प्राइमरीली बात करी थी, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स। इसको याद करने के लिए ओसीबी याद कर सकते हो, ठीक है। ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है? ऑपरेशन हम करते हैं ना, तो व्हाट वी डू, दैट इज ऑपरेशन।
कंटेंट का क्या मतलब होता है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसका नेचर क्या है, क्या वो विजुअल है, क्या वो ऑडिटरी है, क्या वो सिमेंटिक है, दैट इज कंटेंट। एंड प्रोडक्ट क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है उसको हम प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, उसको हम समझ कैसे रहे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे उससे गेन हो रही है। तो यहाँ पे इसके और भी बाइफरकेशंस है। इसका जो होता है ऑपरेशंस जो है हमारे पास 6 टाइप्स के होते हैं, ठीक है? ओह आई एम सो सॉरी। ऑपरेशंस इज ऑफ 6 टाइप्स, कंटेंट हमारे पास 5 टाइप का होता है एंड प्रोडक्ट्स भी हमारे पास 6 टाइप्स के होते हैं। इसको एनसीईआरटी में इतना डिटेल में समझा नहीं रखा, तो यू कैन जस्ट मेमोराइज द नेम्स कि क्या-क्या ऑपरेशन, क्या-क्या कंटेंट एंड क्या-क्या प्रोडक्ट होते हैं, आपको इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ हमारा साइकोमेट्रिक अप्रोच खत्म होता है। फिर हम आ जाते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच पे। यहाँ पे वही मैं कह रही हूँ कि फोकस होता है रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे एंड कैसे एक इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट करता है। तो बिहेवियरल हम कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन पे ज्यादा फोकस है। इधर हमारे पास प्राइमरीली 3 थ्योरीज आती है। पहली है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फन, सबसे रिलेटेबल थ्योरी मुझे ये लगती है, हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। इन्होंने यहाँ पे 8 इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंसेस की बात करी है। लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशल, म्यूजिकल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक। अब हार्वर्ड गार्डनर का ना एक बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव था इंटेलिजेंस को लेके। उनका मानना ये नहीं था कि सिर्फ एक ही टाइप का, मतलब इंटेलिजेंस सिर्फ एक ही वे में मैनिफेस्ट हो सकता है, नहीं। उनका मानना था कि बहुत सारे मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं इंटेलिजेंस के। तो पहला लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक इज रिलेटेड टू योर लैंग्वेज, कि कितना आप फ्लुएंटली बोल सकते हो, समझ सकते हो, ये सारी चीजें। लॉजिकल मैथमेटिक्स रिलेटेड टू योर लॉजिक, रीजनिंग, मैथ्स। तो जो साइंटिस्ट होते हैं उनका लॉजिकल मैथमेटिकल कंपोनेंट बहुत हाई होता है। फिर स्पेशल, स्पेशल की कैसे आप माइंड में विजुअलाइज कर पा रहे हो पैटर्न्स को, चीजों को, तो पायलट्स में ये बहुत हाई होता है। म्यूजिकल कि आप म्यूजिक, गाना गाने, सिर्फ गाना गाने से इसका मतलब नहीं है, बट आप कैसी म्यूजिक को मैनिपुलेट कर पाते हो। तो जो डीजे वाले होते हैं वो म्यूजिकल एबिलिटी में बहुत हाई होते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक क्या होता है, बॉडी को कैसे फ्लेक्सिबली, इनोवेटिवली यूज कर पा रहे हो। तो डांसर्स, जिमनास्ट, उनका ये बहुत ज्यादा हाई होता है। इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल में क्या फर्क है? इंटरपर्सनल होते हैं बिटवीन पीपल एंड इंट्रापर्सनल होते हैं विद इन यू। तो इंटरपर्सनल जैसे साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, इनका बहुत ज्यादा हाई होता है क्योंकि वो दूसरों के इमोशन समझ पाते हैं। इंट्रापर्सनल हम अपने बारे में कितना अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, तो ये स्पिरिचुअल लीडर्स में बहुत हाई होता है, जो बाबा लोग होते हैं उनमें बहुत हाई होता है। नेचुरलिस्टिक क्या होता है? नेचुरलिस्टिक होता है कि हम अपने आस-पास के नेचर को कितना अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। तो जो लोग लेट्स से बोटैनिस्ट्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनका जो नेचुरलिस्टिक कंपोनेंट है बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है? फिर हम आ जाते हैं ट्रायआर्किक थ्योरी पे, जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी। उन्होंने 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस की, आप कह सकते हो, बात करी थी। फर्स्ट वाज द कॉम्पोनेंशियल और द एनालिटिकल इंटेलिजेंस, देन वी हैव एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव, एंड लास्टली प्रैक्टिकल और कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। तो कॉम्पोनेंशियल का क्या मतलब होता है? कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस हम कह सकते हैं उनकी हाई होती है जो स्कूल में बहुत अच्छा करते हैं, जिनके हर चीज में 100 नंबर आते हैं, हर चीज में टॉप कर जाते हैं, उनमें कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है। तो जो स्कूल में बहुत अच्छा करेंगे उसको हम कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में डाल देंगे। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस उन लोगों में बहुत होती है जो बहुत क्रिएटिव होते हैं, जो मतलब वो नहीं होता, क्या कहते हैं, डीआईवाई प्रोजेक्ट्स होते हैं, डू इट योरसेल्फ, या फिर बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाना, वो इन चीज़ों में बहुत माहिर होते हैं। वो उनको आप कुछ भी दे दो, वो बहुत ही कोई अतरंगी सी, बहुत अच्छी सी चीज़, बहुत इनोवेटिव सी चीज़ उसकी बना के दिखा देंगे। दैट इज एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस। देन कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस क्या होता है? कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस को हम स्ट्रीट स्मार्ट या बिजनेस सेंस भी कहते हैं। जिन जो इस कॉन्टेक्स्ट में हाई होते हैं ना, उनको पता होता है कि कैसे इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट करना है अपने बेनिफिट के लिए। तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट कर लेते हैं अपने बेनिफिट के लिए। सो दे आर वेरी हाई ऑन कंटेक्सचुअल इंटेलिजेंस। ठीक है? देन कमिंग टू द पास मॉडल, व्हिच इज द लास्ट थ्योरी। पास मॉडल क्या है? पास मॉडल यहाँ पे पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग, प्लानिंग, आप मान लो प्लानिंग, फिर अराउजल, फिर साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेसिंग। इसका ये मतलब, इसको एक्रोनिम दे रखा है पास। तो पास मॉडल किसने दिया था? जेपी दास, जैक निगलेरी एंड कर्बी ने दिया था। इंपॉर्टेंट नेम्स याद रखना एंड इनका ईयर भी याद रखना, 1994 था इस ईयर में इन्होंने दिया था। स्टर्नबर्ग ने जो दिया था दैट वाज 1985, वो भी याद रखना। ठीक है? जहां जहां पे ईयर्स मेंशन्ड है, ट्राई टू मेमोराइज इट। तो हाँ, पास मॉडल में हम 3 चीजों की प्राइमरीली बात करते हैं, प्लानिंग, अराउजल, अटेंशन एंड प्रोसेसिंग, व्हिच कैन बी सक्सेसिव और साइमल्टेनियस।
तो वहाँ पे हम 3 इंटेलेक्चुअल यूनिट्स की बात करते हैं, दैट इज़ जो मैंने बताया। अराउज़ल अटेंशन का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ पे अपना ध्यान देना। अगर लेट्स से आपकी टीचर आती है क्लास में एंड वो कहती है, "कल आपका चैप्टर 2 साइकोलॉजी पे टेस्ट है।" तो एकदम से आप अराउज़ हो जाओगे, "अरे यार! कल टेस्ट आ गया।" एंड अटेंशन आपका कहाँ जाएगा? मतलब आप सस्टेन किस पे करोगे अपना अटेंशन? चैप्टर 2 पे। आप चैप्टर 1 नहीं पढ़ने लग जाओगे, आप चैप्टर ट्यू 2 पढ़ोगे क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट उस पे है। सो दैट इज़ अराउज़ल अटेंशन। उसके बाद हम आ जाते हैं सक्सेसिव एंड साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग पे। तो साइमल्टेनियस का क्या मतलब होता है? साइमल्टेनियस का मतलब होता है कि हम चीज़ों को ना बहुत एक होलिस्टिक वे में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो वहाँ पे एक आरपीएम का उन्होंने डायग्राम दे रखा है, एक पज़ल का दे रखा है। तो आरपीएम में क्या होता है कि आपको ना बहुत सारे पज़ल्स दे देंगे एंड जैसे एक इन्होंने ऐसी एक शेप बना दी और इसमें 3 पैटर्न्स बना रखे हैं ऐसे, ऐसे, ऐसे और वो पूछेंगे इसमें कौन-सा पैटर्न आएगा। अब इस पैटर्न को समझने के लिए आपको बहुत साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी कि अच्छा अगर इसका इस साइड एरो बन रखा है, इसका नीचे एरो है, इसका भी ऐसे एरो है, तो यहाँ पे इस साइड वाला एरो आना चाहिए। तो दैट इज़ साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। जब आप चीज़ों को बहुत होलिस्टिकली और बहुत ही एक मतलब बहुत होलिस्टिक मैनर में बहुत एक ओवरव्यू लेके समझने की कोशिश करते हो। बहुत ही टॉप व्यू से आप समझने की कोशिश करते हो, दैट इज़ साइमल्टेनियस। सक्सेसिव का क्या मतलब होता है? सक्सेसिव का मतलब होता है जब आप एक के बाद एक चीज़ें याद करते हो। तो जैसे आप डेट्स याद कर दो कि हिस्ट्री में आप डेट्स याद कर रहे हो कि पहले ये हुआ, पहले फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। पॉल साइंस में आप लीडर्स का याद कर दो कि ठीक है, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, फिर शास्त्री जी बने, फिर इंदिरा गांधी आए, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। दैट इज़ सक्सेसिव प्रोसेसिंग कि आप एक ऑर्डर में चीज़ों को याद कर रहे हो। फिर प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज़ जब आप एक्चुअली चीज़ों को करने की कोशिश करते हो, करना शुरू करते हो। तो यहाँ पे आप सारा कुछ देखते हो कि अच्छा यार मैं ऐसे-ऐसे कर सकता हूँ। पहले आप एक प्लान बनाते हो कि ठीक है, आज मैं चैप्टर 2 के फर्स्ट 2 टॉपिक्स करूँगा, कल मैं ये टॉपिक्स करूँगा, परसों मैं ये टॉपिक्स करूँगा। तो आपने एक प्लान बना लिया। उसके बाद आप उसको फॉलो करना शुरू करते हो कि ठीक है, आज मैंने 2 कर लिए, कल मैं 2 करूँगा, परसों मैं 2 करूँगा, ऐसे-ऐसे करके कर लिया। और किसी भी स्टेज में अगर आप कोई प्रॉब्लम एनकाउंटर करते हो तो आप उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करते हो। सो दैट इज प्लानिंग। ठीक है, आई होप सारा कुछ समझ आया होगा अभी तक। एंड कमेंट डाउन कौन सी भी थ्योरी आपको लगती है सबसे बेस्ट है इंटेलिजेंस को समझने के लिए। मुझे पर्सनली लगता है कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इंटेलिजेंस, बट अगर आपको लगता है कोई और थ्योरी है सो जस्ट कमेंट इट डाउन। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। तो जो हमने सबसे पहले टॉपिक शुरू करा था इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फिर हम इंटेलिजेंस पे आए तो हम दोनों को मर्ज कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे हम देखेंगे ना, रोल ऑफ नेचर एंड नर्चर। नेचर एंड नर्चर का क्या मतलब होता है? नेचर आपके जीन्स से रिलेटेड है, आपकी हेरिडिटी से रिलेटेड है एंड नर्चर आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि कैसे आप पले बड़े हो, दैट इज नर्चर। तो जो हमारी इंटेलिजेंस लेवल है ना, वो नेचर एंड नर्चर दोनों से इन्फ्लुएंस होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज से इन्फ्लुएंस हो रही है, दोनों से इन्फ्लुएंस होती है। अब इसको समझाने के लिए मतलब एनसीईआरटी में बहुत इलैबोरेटिवली समझा रखा है कि पहले उन्होंने एक ट्विन स्टडी करी थी नेचर को समझने के लिए, मतलब जीन्स को समझने के लिए एक ट्विन स्टडी कंडक्ट करी थी। ट्विन स्टडी में ये पता चला कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं और उनको मतलब सेम एनवायरनमेंट में सेम सब कुछ मिला जाए तो उनकी जो इंटेलिजेंस कोरिलेशन है वो 90% होती है। मतलब 90% जो आइडेंटिकल ट्विन सेम एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं उनका इंटेलिजेंस लेवल सेम होता है, 90% सेम होएगा, 10% वेरिएशंस हो सकते हैं। एंड सिबलिंग्स पे जाके वो एंड होती है कि कुछ सिबलिंग्स जो अलग-अलग एनवायरनमेंट में पले-बड़े, लाइक के पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है एंड एक बच्चा एक के पास होता है एंड दूसरा दूसरे के पास होता है। तो उनका जो इंटेलिजेंस लेवल कोरिलेट करेगा दैट इज़ ओनली 25%। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हाँ, जेनेटिक्स तो इम्पोर्टेंट है। अगर आप आइडेंटिकल ट्विन्स हो तो जेनेटिक्स तो इम्पोर्टेंट प्ले रोल करेगी। सिबलिंग्स में भी जेनेटिक्स प्ले करती है रोल। बट आपके एनवायरनमेंट भी उसको मैनिपुलेट कर सकता है कि अगर आप सेम एनवायरनमेंट में रहोगे तो आपकी जेनेटिक्स और एम्पलीफाई वर्जन में आएगी। बट अगर आप डिफरेंट एनवायरनमेंट में हो जाओगे तो थोड़ा जेनेटिक्स का जो रोल होता है वो भी कम हो जाता है। इसको सपोर्ट करने के लिए एक अडॉप्शन स्टडी भी वहाँ पे दे रखी थी कि हम देखेंगे कि इनिशियली जो बच्चे अडॉप्ट होते हैं उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो उनकी बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मैच करता है। बट इवेंचुअली जब वो अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के साथ रहने लग जाते हैं तो उनका आईक्यू ज़्यादा उनके अडॉप्टेड पेरेंट्स के साथ मैच करने लग जाता है।
तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ, रिलेशन दोनों का है, मतलब नेचर एंड नर्चर दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं, बट डिपेंड करते हैं कि सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस क्या है। अगर आप अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ ही रह रहे हो और सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है, तो जेनेटिक्स डोमिनेट ज़्यादा करेगी। बट अगर जैसे अडॉप्शन का केस होता है, तो उसमें एनवायरनमेंट का जो रोल हो जाता है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इससे हमें नेचर वर्सेस नर्चर का इम्पैक्ट पता चलता है ऑन इंटेलिजेंस। फिर हम आ जाते हैं आईक्यू। आईक्यू क्या होता है? इंटेलिजेंस कोशेंट। आईक्यू इज अ मेजर ऑफ लाइक मेजरिंग इंटेलिजेंस। एक टूल है जिससे हम इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? आईक्यू का फॉर्मूला इज मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, एमए इनटू सीए अपॉन सीए सॉरी इनटू 100। तो दिस इज द फॉर्मूला। एंड यहाँ पे बात करी गई थी कि कैसे मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज में अगर ज्यादा डिस्पैरिटी है, मतलब 2 से ज्यादा डिस्पैरिटी है, लेट्स से मेंटल एज आपकी 7 है और क्रोनोलॉजिकल एज आपकी 10 है, और आप इसको इंटू 100 करोगे तो 70 आ जाएगा। तो दिस इज बिलो एवरेज। तो अगर आपका 2 से ज़्यादा डिफरेंस आता है मेंटल और क्रोनोलॉजिकल एज में, तो आप थोड़ा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या डेफिशिएंसी की कैटेगरी में चले जाते हो। हाँ, और मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज होता क्या है? मेंटल एज इज योर इंटेलेक्चुअल एज रिस्पेक्टिव टू द पीपल अराउंड यू जो सेम एज के हैं। कि लेट्स से अगर आप सेकंड क्लास में हो, सेकंड क्लास में बच्चे कितने साल के होते हैं? 7-8 साल के होते हैं। तो ये माना जाता है कि सेकंड क्लास के बच्चों को, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आई कैन बी रॉन्ग आल्सो, कि 5 से 6 तक का टेबल आना चाहिए। बट अगर आपको सिर्फ 2 तक का टेबल आता है, दैट मीन्स आपकी मेंटल एज कम है। क्रोनोलॉजिकली आपकी बायोलॉजिकल एज तो 7 ही है। सारे बच्चों की जो सेकंड क्लास में, उनकी बायोलॉजिकल एज 7 है। सॉरी, क्रोनोलॉजिकल एज 7 है। बट मेंटल एज आपकी कम है। मेंटल एज आपकी लेट्स से प्रेप के बच्चों की है, क्योंकि केजी के बच्चों की, एलकेजी के बच्चों की, क्योंकि उनको भी 2 तक के टेबल आते हैं। सो मेंटल एज आपकी हम कंपैरिजन करते हैं विद द सेम एज ग्रुप, कि कैसे आप चीज़ों को समझ रहे हो और क्या वो एट पार है विद द पीपल ऑफ द सेम एज। अगर नहीं है, तो आप नीचे चले जाते हो मेंटल एज में। और अगर आपको बहुत ज़्यादा आते हैं, कि आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको सिर्फ 6 तक के टेबल आते हो, बट आपको 20 तक के टेबल आते हैं, तो आपकी मेंटल एज बढ़ जाती है। तो आप इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड वाली साइड पे चले जाते हो। ठीक है? दैट इज़ योर आईक्यू। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है नॉर्मल कर्व का। अब ये जो कॉन्सेप्ट है नॉर्मल कर्व का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल कर्व क्या होता है? एक मतलब कर्व है, ऐसा कर्व है, इसको हम नॉर्मल कर्व कहते हैं। एंड इसकी ये जो है ना, ये एवरेज है। एवरेज इज 90 टू 110। इसको आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो दिस इज योर एवरेज, कि इतनी तो इंटेलिजेंस हम देखते हैं कि ज्यादातर पॉपुलेशन की जो इंटेलिजेंस है वो 90 टू 110 में वेरी करती है। इसलिए इसका जो एरिया है वो सबसे ज्यादा है। अगर आप इधर इधर एंड्स पे जा रहे हो, तो आप देख रहे हो कि कर्व नीचे लाइन पे टच करने के उस पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है ना वो कम है। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो बीच में फॉल करेगी, मतलब 90 टू 110 में। बट अगर हम एक्सट्रीम्स में जा रहे हैं, लेट्स से 30 आईक्यू स्कोर पे जा रहे हैं, या फिर 150 आईक्यू स्कोर पे जा रहे हैं, तो वहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन या फिर नंबर ऑफ लोग है वो कम है। इसलिए उनका जो मतलब आप लेवल देख रहे हो, तो वैसे स्लोप में बन रहा है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम होती है। एनसीईआरटी में टेबल दे रखा है जहाँ पे पॉपुलेशन की कितने परसेंट लोगों की इंटेलिजेंस इस रेंज में होती है, आईक्यू रेंज एंड उसके डिस्क्रिप्टिव लेवल्स दे रखे हैं। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट टेबल। उसको एक बार देख लेना, ये अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे 90 से 110 में हम देखेंगे 50% ऑफ द लोग, मतलब एवरेज पूरी वहीं पे बिलोंग करती है। बट अगर हम एक्सट्रीम्स पे चले जाएंगे कि 130 से ऊपर या फिर 70 से बिलो, तो हम देखेंगे सिर्फ 2.2% ऑफ द पॉपुलेशन वहाँ पे होती है। इसलिए उसका जो स्लोप है वो ऐसे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन कम हो रही है। ठीक है? तो यहाँ पे ये 90 टू 110 है तो एवरेज है। अबव 130 है तो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड है। एंड अगर बिलो 70 है तो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है। ठीक है? आई होप समझ आ गया। और इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए एनसीईआरटी में वो बेल कर्व देख लेना एंड वो टेबल देख लेना, और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। देन कमिंग टू वेरिएशंस, तो इंटेलिजेंस में जो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहे थे, अब मेजोरिटी जो लोग होते हैं वो तो 90 टू 110 के ब्रैकेट पे फॉल करते हैं। बट जो एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं वो तो या इंटेलेक्चुअली डिसेबल होंगे या फिर इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड होंगे। इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड वो लोग होते हैं जिनका आईक्यू लेवल 70 से नीचे है। इनमें भी लेवल्स होते हैं कि अगर आप 55 से 70 के बीच में तो माइल्ड है, 35 से 55 के बीच में तो मॉडरेट है, 20 टू 40 के बीच में तो सिवियर है, एंड बिलो 20 है तो प्रोफाउंड हो जाता है। सो इनमें भी लेवल्स होते हैं। डेफिनेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है आईडी की।
आईडी की डेफिनेशन अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी ऑन मेंटल डेफिशिएंसी ने दी थी, एएमडी ने। उन्होंने डिफाइन करा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को एज सिग्निफिकेंटली सब एवरेज फंक्शनिंग विद डेफिसिट्स इन अडैप्टिव बिहेवियर मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग 0 to 18 ईयर्स। इसका क्या मतलब है? सिग्निफिकेंटली सब एवरेज फंक्शनिंग, एवरेज फंक्शनिंग से नीचे है उनकी फंक्शनिंग, तो सिग्निफिकेंटली सब एवरेज फंक्शनिंग। आपको एक्सपेक्ट करा जाता है कि जब आप 5 साल के हो जाओ तो आप खुद टीथ ब्रश कर रहे हो, खुद वॉशरूम जा रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो। बट जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होते हैं वो ये चीजें नहीं कर पाते, उनको ब्रश भी खुद करवाना पड़ता है, उनको वॉशरूम भी खुद लेके जाना पड़ता है। सो दैट इज सिग्निफिकेंटली सब एवरेज फंक्शनिंग विद डेफिसिट्स इन अडैप्टिव बिहेवियर। अडैप्टिव बिहेवियर क्या होते हैं? जो आपको इन्वायरमेंट में अडैप्ट करने में हेल्प करता है। जैसे ब्रशिंग की मैं बात कर रही हूँ, या फिर कोई भी नॉर्मल चीज होगी, खाना बनाना। एट अ पॉइंट इन टाइम अगर आप 15 साल के हो जाते हो तो ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि आपको बेसिक चीजें बनानी आनी चाहिए, चाय कॉफी थोड़ा बहुत खाने पीने का, मे बी मैगी ही। बट ये जो लोग होते हैं इनको नहीं बनाना आता, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों को ये सारी चीजें नहीं करनी आती। एंड दिस इज मैनिफेस्टेड बिटवीन द एजेस ऑफ 0 to 18। तो जो हमारा डेवलपमेंटल पीरियड होता है 0 से 18 ईयर्स तक, उसके बीच में हम देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मैनिफेस्ट हो जाता है। फिर हम आ जाते हैं इंटेलेक्चुअली गिफ्टेडनेस में। तो ये मतलब बहुत ही एक्सट्रीम, अदर एक्सट्रीम ऑफ द कंटिन्यूम है। इनकी IQ 130 प्लस होती है, फिर हम कहते हैं कि उनको IG या फिर इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस है। दे आर एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटीज एंड सुपीरियर परफॉर्मेंस इन मेनी एरियाज। तो इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस का ये मतलब नहीं होता कि आप सिर्फ एक ही चीज में अच्छे हो, कि आप अकेडमिक्स में अच्छे हो, नहीं, वो इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस नहीं होता। इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस होता है कि आप बहुत सारे एरियाज में अच्छे हो, मतलब जितने भी एरियाज है लाइफ में आप उस सब में अच्छे हो। आप अकेडमिक्स में भी अच्छे हो, चेस में भी अच्छे हो, फुटबॉल में भी अच्छे हो, डांस में भी अच्छे हो, म्यूजिक में भी अच्छे हो। दैट इज इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। आप हर चीज में सुप्रीम हो। इसके साइंस क्या होते हैं या फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? हाई स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, एडवांस लॉजिकल थिंकिंग एंड इंडिपेंडेंट नॉन कन्फर्मेटिव थॉट। तो हम बहुत जल्दी चीज़ों को प्रोसेस कर लेते हैं, हम बहुत ही एडवांस लेवल की हमारी लॉजिक थिंकिंग है, मतलब अलग ही लेवल से हम सोच रहे हैं। एंड हम बहुत इंडिपेंडेंटली चीज़ों को सोचते हैं। हम किसी अथॉरिटी को कंफर्म नहीं करते कि अच्छा मुझे उसने टीचर ने ऐसे बोल दिया तो मुझे ऐसे ही सोचना है। नहीं, मैं खुद इंडिपेंडेंटली सोच सकता हूँ मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या नहीं करना चाहता। सो ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आईजी और टैलेंट कैसे डिफरेंट होता है। तो टैलेंट की हम जब बात करते हैं तो टैलेंट एक ही चीज में होता है, बट इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस हर डोमेन में है, बहुत सारे डोमेन्स में है। तो यहाँ पे एबिलिटी इन स्पेसिफिक फील्ड होती है। ये आप डांस में अच्छे हो, दैट इज योर टैलेंटेड, यू आर अ गुड डांसर, दैट इज योर टैलेंट। बट अगर आप डांस, म्यूजिक, अकेडमिक्स, फुटबॉल, चेस सब में अच्छे हो तो दैट इज इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। सो वो डिफरेंस है, ठीक है। आई होप अभी तक जितना भी समझाया है समझ आया होएगा, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाँ, बिफोर वी मूव अहेड आई वुड जस्ट लाइक टू लेट यू गाइज नो कि अगर आप चाहते हो कि आपको सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर PDF में मिल जाए दैट इज एक्सेसिबल एंड आप अच्छी तरीके से उसे पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, देन फंसना पक्का सीरीज जो है वो हमारे वेबसाइट पे है। यू कैन गो, यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड टेक अ नोट ऑफ इट, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज। एंड आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन इससे रिपीट होते हैं। सो ट्राई कि वो चीज़ आप ले लो एंड यू आर एबल टू, उससे आपको ना रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो आई वुड हाईली हाईली सजेस्ट यू गोइंग फॉर द पसना पक्का सीरीज। ओके, देन मूविंग अहेड विद टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, दिस इज वेरी बेसिक। यहाँ पे हम बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे। एक टाइप होता है इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इंडिविजुअल टेस्ट क्या होएगा कि एक बंदे पे एक ही बारी में टेस्ट हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि रैपो फॉर्मेशन हो सकती है। इंडिविजुअल, जैसे मैं थेरेपिस्ट हूँ और आप मेरे क्लाइंट हो, मैं आपके ऊपर एक टेस्ट कर रही हूँ, तो जब मैं आपसे टेस्ट करूंगी उससे पहले मैं आपसे रैपो भी तो फॉर्म कर सकती हूँ ना। मैं आपसे पूछूंगी और आप कैसे हो, आपका दिन आज का कैसा गया, तो मैं आपके बारे में और इन्फॉर्मेशन सीख कर पाऊंगी। बट एट द सेम टाइम अगर मैं ग्रुप में टेस्ट ले रही हूँ और मेरे सामने 50 लोग हैं, तो मैं हर किसी से इंडिविजुअली जाके तो नहीं पूछ सकती आपका दिन कैसा था, आप क्या कर रही हो, आप ये पॉसिबल नहीं है। सो रैपो फॉर्मेशन हम देखते हैं इंडिविजुअल टेस्ट में हो सकती है और ग्रुप टेस्ट में नहीं हो सकती। इंडिविजुअल टेस्टिंग जो होती है वो ज्यादातर ओरल या फिर रिटन फॉर्मेट में होती है, और जो ग्रुप टेस्टिंग होती है वो ज्यादातर MCQ में होती है। बिकॉज ऑब्वियसली आप 50 लोगों से ओरली बारी बारी चीजें नहीं पूछ सकते, वो बहुत ज्यादा टीडियस हो जाता है, इसलिए हम मेजरली MCQs यूज करते हैं। देन सेकेंड कैटेगरी इज वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। अब वर्बल टेस्ट जो होते हैं ना उसमें लिटरेसी रिक्वायर्ड होती है कि आपको एक लैंग्वेज तो पढ़ना लिखना आना चाहिए, तो ये सिर्फ लिटरेट लोग कर सकते हैं वर्बल, एंड ये ओरल या रिटन टाइप में होता है।
नॉन वर्बल टेस्ट जो होते हैं इसमें पिक्चर्स या इलस्ट्रेशंस होती है जिसको देख के आपको मीनिंग मेकिंग करनी होती है। जैसे मैंने आरपीएम का एग्जांपल दिया था, रेवन्स प्रोग्रेसिव टेस्ट, तो वो एक नॉन वर्बल टेस्ट है जिसमें आपको पजल्स दे देंगे, पिक्टोरियल डिपिक्शन होगी और आपको बताने कि इसके बाद कौन सा यहाँ पे पजल अटैच हो सकता है। फिर परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं जब आपको चीज़ों को मैनिपुलेट करना पड़ता है। लेगोस खेला होएगा, दैट इज़ वो आप मान लो कि परफॉर्मेंस टेस्ट में आता है। लेगोस जैसा एक टेस्ट होता है जिसको हम कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन कहते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे ब्लॉक्स दे दिए जाते हैं एंड आपको एक पर्टिकुलर शेप बनानी होती है। सो दैट इज़ परफॉर्मेंस टेस्ट। फिर हमारे पास आ जाता है कल्चर फेयर एंड कल्चर बायस टेस्ट। कल्चर फेयर टेस्ट क्या होते हैं? कल्चर फेयर होते हैं जो हम कोई भी कल्चर में कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसा मतलब वो नहीं है कि नहीं वो सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं, वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं। कल्चर बायस क्या होते हैं? जो एक स्पेसिफिक कल्चर के को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कल्चर बायस टेस्ट हम देखेंगे ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज ने बनाए होते हैं कि वो सिर्फ वही कर सकते हैं, उसको हम लोग परफॉर्म ही नहीं कर सकते बिकॉज हमें समझ ही नहीं आएगा। एक कल्चर बायस टेस्ट है वेस्ट, दैट इज वेस्टलर्स इंटेलिजेंस टेस्ट, वेस्टलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है कि यूएस का 20th प्रेसिडेंट कौन था, ये कौन था, वो कौन था। अब इंडिया में अगर कोई रूरल एरिया में आप जाओगे और उसको पूछोगे अरे यूएस का 20th प्रेसिडेंट कौन था, उसको कैसे पता होगा, राइट? सो दैट इज वाई इट इज अ कल्चर बायस टेस्ट। कल्चर फेयर टेस्ट ज्यादातर वो टेस्ट होते हैं जिसमें लिटरेसी रिक्वायर्ड नहीं होती, जैसे कोर्स ब्लॉक डिजाइन जो है वो कल्चरली फेयर टेस्ट है। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस कल्चर फेयर टेस्ट है। तो नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट ज्यादातर कल्चर फेयर की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कल्चर एंड इंटेलिजेंस पे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे वेस्टर्न कल्चर्स में एंड इंडियन ट्रेडिशंस में अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलिजेंस बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंट है। तो अगर हम वेस्टर्न कल्चर्स की बात करेंगे जिसको हम टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस कहते हैं, वहाँ पे फोकस किया जाता है स्पीड पे, एनालिसिस पे, अचीवमेंट पे एंड मेंटल मैनिपुलेशन पे। तो ज्यादा मतलब वहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा इन अ वे इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करा जाता है कि कैसे हम जीते, हम दूसरे बंदे से कैसे जीत सकते हैं, हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कितनी चीजों जल्दी चीजों को समझ सकते हैं, कितना अच्छा हमारा एनालिसिस परसेप्शन वाला प्रोसेस है पूरा। सो वेस्टर्न कल्चर्स का उस पे फोकस है। बट अगर हम इंटेग्रल इंटेलिजेंस की बात करें, इंडियन ट्रेडिशन की बात करें, तो बहुत ज्यादा होलिस्टिक है। मतलब हम बहुत सारी चीजों को साथ में लेते हैं, हम सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं कर रहे कि सिर्फ हम अपने परसेप्शन पे या टेंशन पे, मेमोरी पे, सिर्फ इन चीजों पे, कॉग्निटिव प्रोसेसेस पे सिर्फ फोकस नहीं कर रहे, हम और भी चीजों पे फोकस कर रहे हैं। अब यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धि आ जाता है जो जेपी दास ने दिया था। जेपी दास ने कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धि दिया था विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने बात करी थी कि हमें मतलब सिर्फ कॉग्निटिव ट्रेट्स पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें बाकी चीजों पे भी फोकस करना चाहिए, जैसे हमारे इमोशनल कॉम्पिटेंस, सोशल कॉम्पिटेंस, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस एंड कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। तो ये जो है दिस इज ओनली कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस के बेसिस पे, बट यहाँ पे हमारी और भी 3 चीजें ऐड हो जाती है। ठीक है? तो सोशल कॉम्पिटेंस क्या होता है? सोशल कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि हम कैसे एल्डर्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम कैसे टीचर्स की बात सुन रहे हैं, अथॉरिटी की बात सुन रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, दैट इज सोशल कॉम्पिटेंस। इमोशनल कॉम्पिटेंस क्या होता है? कैसे हम खुद के इमोशन समझ रहे हैं, कैसे हम दूसरों के इमोशन समझ रहे हैं एंड कैसे हम दूसरों की हेल्प कर पा रहे हैं, दैट इज इमोशनल कॉम्पिटेंस। ऑन्टरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस का होता है, ऑन्टरप्रेन्योरल का मतलब क्या होता है? जिनमें एक वो एंथुजियाज्म है चीजों को करने का, दैट इज एन एंटरप्रेन्योर, राइट? तो यहाँ पे हम कमिटमेंट, पेशेंस, हार्ड वर्किंग, विजिलेंस, गोल डायरेक्शन, इन सारी चीजों की बात करते हैं, वो एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस में आ जाता है। ठीक है? तो वेस्टर्न बिल्कुल कॉग्निटिव, सिर्फ कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस की बात करता है जिसमें हम बात करते हैं परसेप्शन की, स्पीड की, मेंटल मैनिपुलेशन की। बट जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है वो कॉग्निटिव की भी बात करता है, बट उसके साथ साथ सोशल, इमोशनल एंड एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस की भी बात करता है। ठीक है? Then coming to one of the most interesting topics of this chapter, which is emotional intelligence. तो अभी तक जो हमने बात करी इंटेलिजेंस की वो बहुत ज्यादा कॉग्निटिव ओरिएंटेड ही थी, बट अब हम बात कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की कि कैसे इमोशनली इंटेलिजेंट होना, मतलब अपनी फीलिंग्स को समझना, दूसरे की फीलिंग्स को समझना, ये भी एक कॉम्पोनेंट है इंटेलिजेंस का। तो इसकी डेफिनेशन सैलोवी एंड मेयर ने दी थी, इंपॉर्टेंट पीपल फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईआई। सो इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस को इन्होंने डिफाइन करा था एज द एबिलिटी टू मॉनिटर, डिस्क्रिमिनेट एंड यूज इंफॉर्मेशन टू गाइड थिंकिंग एंड एक्शन।
अबिलिटी टू मॉनिटर का क्या मतलब होता है कि कैसे हम अपनी खुद की चीजें रेगुलेट कर पा रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है एक सिचुएशन में, बट मुझे ये पता है कि नहीं यार, मुझे काम रहना है। अगर मैं गुस्सा हो जाऊंगी तो मेरा जो मेंटल फंक्शनिंग है वो सही तरीके से होएगी नहीं। तो आई ट्राई टू काम माई सेल्फ डाउन, दैट इज मॉनिटरिंग। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इमोशंस, डिस्क्रिमिनेट का जो मतलब होता है, कभी कभार ना हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या इमोशंस फील कर रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, राइट नाउ आई एम फीलिंग, राइट नाउ आई एम फीलिंग हैप्पी, बट उस समय मैं हैप्पी फील नहीं कर रही थी, आई वाज जस्ट लाफिंग। देयर इज अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन लाफ्टर एंड हैप्पीनेस। तो इन चीजों का डिफरेंस समझना, लाफ्टर बहुत शॉर्ट टर्म हो सकता है बट हैप्पीनेस लॉन्ग टर्म होती है, प्रोलॉन्ग्ड होती है। तो इन चीजों के बीच में डिफरेंस समझना, दैट इज डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन इमोशंस। फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर, इसके बीच में भी डिफरेंस होता है। तो इन चीजों को समझना वो डिस्क्रिमिनेशन में आता है। देन वी हैव इंफॉर्मेशन को यूज करना टू गाइड वंस थिंकिंग एंड एक्शन। अगर मुझे पता है कि मेरा दोस्त यार आज ना अच्छे मूड में नहीं लग रहा, तो मैं उसकी फालतू में जाके क्यों टांग खींचूंगी, मैं उससे पूछूंगी ना क्या हुआ, वाई आर यू नॉट फीलिंग गुड, व्हाट हैपेंड, इज एवरीथिंग गुड। सो दैट इज कि जो इन्फॉर्मेशन हमें इन्वायरमेंट से मिल रही है हम उसको यूज कर रहे हैं टू गाइड आवर थिंकिंग एंड एक्शन। देन जैसे आईक्यू इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए होता है, वैसे ही ईक्यू इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए एक टूल है। ठीक है। फिर जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं उनके कुछ ट्रेट होते हैं, दैट दे आर वेरी हाईली सेंसिटिव टू फीलिंग्स एंड इफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ इमोशंस टू अचीव हार्मनी। तो वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं दूसरों के फीलिंग्स को। उनको पता है, उनको बहुत जल्दी पता चल जाता है जब दूसरा बंदा बुरा फील कर रहा है, एंड वो अपने आप की भी फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं एंड रेगुलेट कर पाते हैं, मतलब मॉनिटर कर पाते हैं अपनी इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से। आपकी एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दे रखा है जिसमें बात करते हैं कि कैसे इमोशनली इंटेलिजेंट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू नॉर्मल आपका आईक्यू हाई हो। बिकॉज आप स्कोर ले आओगे, आप मार्क्स ले आओगे, आप सब कुछ ले आओगे, बट अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो ना तो आप इस वर्ल्ड में काम नहीं कर सकते। बिकॉज हमारा जो वर्ल्ड है दैट इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स, एंड रिलेशनशिप्स अगर आपको मेंटेन करने हैं, आपको एक हारमोनियस रिलेशनशिप किसी भी इंसान के साथ बनाना है, तो इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ईक्यू को अब ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू आईक्यू। देन कमिंग टू स्पेसिफिक एबिलिटीज, जिसमें हम बात करते हैं एप्टीट्यूड की। एप्टीट्यूड हमने पहले ब्रीफ में करा था, अब यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंशन है उसका। तो यहाँ पे मेजरली हम बात करते हैं कि एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट का जो इंटरलिंक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं या फिर अपना करियर पाथ चुनते हैं, आप किसी भी करियर काउंसलर के पास चले जाओगे ना तो वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी करेगा एंड आपका इंटरेस्ट टेस्ट भी करेगा। एप्टीट्यूड क्या होता है, आपकी अंडरलाइनिंग पोटेंशियल बताता है कि आप इस चीज में अच्छे हो। इंटरेस्ट क्या है, जिस चीज में आपको मजा आ रहा है। तो जब भी हम कोई अपना करियर चूज करना चाहते हैं ना, कोई भी करियर चूज करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज अ करियर जिसमें हमारा एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट दोनों मैच कर रहा है। ठीक है। सो ये होता है। अब एप्टीट्यूड को मेजर करने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करेंगे जो डीएटी होता है। ये सबसे कॉमन बैटरी है जिसमें हम 8 एरियाज मेजर करते हैं, लाइक वर्बल एंड मैकेनिकल रीजनिंग। और भी इसमें बहुत सारे एरियाज है जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्लरिकल स्पीड, स्पेलिंग, लैंग्वेज यूज एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट वैसे अगर मैं बताऊं तो 2 टाइप्स के होते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट एंड एक होता है मल्टीपल। 2 टाइप के एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। इंडिपेंडेंट टेस्ट जो होते हैं वो एक ही चीज को मेजर कर रहे हैं, सो दे जस्ट टेस्ट वन एप्टीट्यूड। पर जो मल्टीपल टेस्ट होते हैं वो बहुत सारे डोमेन्स को मेजर करते हैं, जैसे डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट 8 एरियाज को मेजर कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट जो होंगे वो एक ही एरिया को मेजर करेंगे। तो ये ही इनमें मतलब छोटा सा डिफरेंस है। देन द लास्ट बिट ऑफ द चैप्टर इज ऑन क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होता है, क्रिएटिविटी इज आवर एबिलिटी टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू, यूनिक एंड अप्रोप्रिएट। तो कोई ऐसी चीज बनाना जो बहुत ही अलग है पर यूजफुल है। ऐसा नहीं आपने कोई एक बहुत अतरंगी सी चीज बना दी पर उसका कोई यूज ही नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज बनाना विच इज न्यू, यूनिक एंड अप्रोप्रिएट। उसके बाद हम एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं क्रिएटिव लोगों के। शेक्सपियर का एग्जांपल दे रखा है, लियोनार्डो डा विंची, ही वाज अ क्रिएटिव गाय। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एंड क्रिएटिविटी एंड एनवायरनमेंट का भी रोल होता है, बट एट द सेम टाइम पॉइंट ऑफ टाइम आप क्रिएटिविटी इतनी इंक्रीज नहीं कर सकते। एक आपका जेनेटिक्स का फैक्टर वहां पे आ जाता है। एक जेनेटिक्स एक मतलब एक बैरियर की तरह वहां पे होता है। यू कैन इम्प्रूव योर क्रिएटिविटी, बट आप इतना शेक्सपियर की लेवल की क्रिएटिविटी कभी अटेन नहीं कर सकते अगर आपके अंदर वो एबिलिटीज पहले से ही नहीं है।
तो जो आपका एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन क्रिएटिविटी। देन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी का कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। A minimum level of intelligence is required for creativity, but high intelligence does not guarantee high creativity. This is very important. एक मिनिमम लेवल होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी पेंटर की बात कर रहे हैं, अगर उसको ये नहीं पता कि अगर हम लेट्स से रेड और पिंक को मिक्स करेंगे उससे पिंक बन जाएगा, अगर उसको इतनी बेसिक सी चीज नहीं पता तो वो कैसे फंक्शन कर पाएगा। तो एक मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस तो रिक्वायर्ड है, बट एट द सेम टाइम ऐसा जरूरी नहीं है कि जो क्रिएटिव इंसान है वो बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट होएगा। दैट इज नॉट लाइक दैट इज नॉट अ नेसेसिटी, बट अगेन एक मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होना चाहिए, एवरेज इंटेलिजेंस होनी जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट और क्रिएटिव टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। जब हम इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं ना, तो वो कन्वर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करता है, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग को टेस्ट करता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है, कन्वर्ज का क्या मतलब होता है, कन्वर्ज एक ही आंसर। मतलब आप अप्रोचेस अलग अलग लगा सकते हो बट आप पहुंचोगे एक ही आंसर पे। जैसे 1+1 का आंसर तो 2 ही है ना। अब आप इसको ऐसे करोगे, अच्छा आपके पास एक आइसक्रीम थी, ये आइसक्रीम तो नहीं है पर जो भी है, एक आइसक्रीम थी और दूसरी आइसक्रीम आई तो आपके पास 2 आइसक्रीम हो गई। तो आप अप्रोचेस अलग अलग लगा सकते हो पर आएगा आंसर आपका सेम ही। सो दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। इंटेलिजेंस टेस्ट कन्वर्जेंट थिंकिंग पे फोकस करता है, बट जो क्रिएटिविटी टेस्ट होती है ना वो डाइवर्जेंट थिंकिंग पे फोकस करती है। मतलब डाइवर्ज कि आप अलग अलग चीजें बना सकते हो। आप कोई भी फैशन डिजाइनिंग का स्टूडेंट देख लो, वो इतनी अलग अलग चीजों से, मतलब वो एक प्लास्टिक की बोतल से ड्रेस बना देते हैं, वो जूट रोप से ड्रेस बना देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। तो यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज आ रही है। हम जूट रोप देखते तो हम क्या समझते हैं कि रस्सी ऐसे को खींचने का ही काम आएगा, बट नहीं, उन्होंने अपना दिमाग चलाया, उन्होंने एक और आइडिया उससे लाई कि अच्छा इससे तो ड्रेस भी बन सकती है। सो दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। और हम देखेंगे कि इंटेलिजेंस टेस्टिंग में ना क्लोज एंडेड क्वेश्चंस यूज होते हैं, जैसे एमसीक्यूज पूछ रही है, वन वर्ड आंसर्स पूछ रही है कि 1+1 क्या होता है, इंडिया का कैपिटल क्या है। दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग, दैट इज इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर हम क्रिएटिविटी टेस्ट की बात करते हैं ना, तो उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें मतलब आप अपने ओपिनियंस दे सकते हो, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में आप ओपिनियंस नहीं दे सकते। ठीक है। सो इसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंसर्न है, कोई भी चीज़ नहीं समझ आई, तो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन। इसके बाद वी डू चैप्टर 2 का रैपिड रिविजन एंड आई होप आप सबको समझ आया होगा। Do not forget to check out the Fasna Bakka series in the link from the description, and कोई भी डाउट या कोई भी कंसर्न हो, you can write it down. Okay, bye bye, take care. मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।